कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये ज़िंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आप सबका स्वागत है अनुभव चैनल में। और आज हम लोगों के साथ निशा चतुर्वेदी जी हैं। निशा चतुर्वेदी जी को हम लोगों ने आज इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि यह सबसे पहले तो ये 1965 में क्वालिफाई करने वाली इंडियन कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विस की वो अनयूजुअल महिला हैं। जिस समय महिलाएं जाती नहीं थी सेंट्रल सर्विसेज में, उस समय इन्होंने क्वालिफाई किया। और दूसरी बात ये भी कि ये गोपाल चतुर्वेदी जी की पत्नी हैं और एक क्रिएटिव राइटर के साथ इन्होंने अपना जीवन बिताया है और आज अपने अनुभव हम लोग के साथ साझा करेंगी। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निशी। और आपने इस काबिल समझा कि इस बहुत ही अच्छी जहाँ लोग सुन रहे हैं हमें, उनमें हमें इंक्लूड किया आपने कि आप आइए और बात करिए। तो और बात करने का तो शौक जी। और आप तो हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। मैं इन माय ग्रोइंग ईयर्स एंड अभी मैं आपको इतने वर्षों से जानती हूँ। आप और गोपाल अंकल हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप 1965 में जब आपने क्वालिफाई किया था, सेंट्रल एग्जामिनेशन आपने दिए और कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज सर्विस में आप सेलेक्ट हुई, उस समय का कैसा समय था जब लड़कियां कम निकलती थीं और कम आती थीं सेंट्रल सर्विसेज में? आप अपने कुछ अनुभव बताएं। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मैं ग्रेजुएशन और एमए मेरा लखनऊ में हुआ और वहाँ उस 1964 में महिलाओं के लिए तो क्या, पुरुषों के लिए भी कोई ऐसे, जैसे दिल्ली में था राव स्टडी सर्किल और तरह के स्टडी कोर्स करने के लिए ये सेंट्रल सर्विसेज या आईएएस वगैरह का। और हम तो हमेशा कहते थे कि इलाहाबाद वाले ज़रा एकेडमिक हैं और हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर, लखनऊ वाले जी थोड़ी अपनी, आप खूब जानती हैं, आप खुद वहीं के हैं। और मैंने 3 बरस पढ़ाया और बहुत एंजॉय किया। अंग्रेज़ी में एमए किया था और यहाँ एक डिग्री कॉलेज है शशि भूषण विद्यार्थ कॉलेज का जी महिलाओं का। और वो समय मेरे लिए बड़ा, आप तो रही हो, एक टीचर का बड़ा फुलफिलिंग सा जीवन होता है। और मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, मेरे ताऊ जी थे, तो उन्होंने बस एक बार कहा कि अगर वो होते तो वो चाहते कि तुम बैठो इस परीक्षा में। बस वो ही काफ़ी था। और बहुत ही पिक्यूलियर सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो चुने गए परीक्षा के लिए। तो एक आध लोग जो हमारे बुजुर्ग थे जो सर्विसेज में थे, वो ये कहते थे कि आइदर यू आर एक्सेप्शनली लकी और एक्सेप्शनली ब्रिलियंट, वी फील दैट यू आर द फॉर्मर। नहीं तो इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई आता नहीं। 3 तो मेरे पास हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य के 2 पेपर
और जनरल बहुत ही सिली कॉम्बिनेशन था, बस आना था आ गए। और हम अपनी सर्विस में ही शायद तीसरे थे, दो ही महिलाएं मुझसे पहले थी और हम तीसरे थे और अच्छा समय बीता। जी, आप लोग सब प्रेरणा स्रोत रहे हैं बहुत सी महिलाओं के लिए। यू हैव बीन टॉर्च बेयरर्स फॉर अस। और तो इस क्योंकि आप साहित्य से आई और आपने साहित्य लेकर ही अपनी परीक्षा भी दी, हाँ, क्या ये एक रीज़न था गोपाल चतुर्वेदी से प्रेम होने का? अब वो इत्तेफाक था थोड़ा बहुत और बड़ा रोचक प्रसंग भी था। वो किसी तलाश में हम बम्बई में थे, अपना इंडिपेंडेंट चार्ज कर रहे थे। अच्छा, हमारी जो कम्युनिटी है चतुर्वेदियों की, तो काफ़ी क्लोजनेट सी है, छोटी सी है और सब एक दूसरे को जानते हैं, या उनके खास तौर पर लड़कियां तो ज़रूर जानती हैं, पुरुषों में थोड़ा और इंटरेस्ट हो जाते हैं, तो सब जानते थे। तो बहरहाल जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। जी जी, क्योंकि हम लोगों के लिए आप दोनों का जो दाम्पत्य जीवन है वो हम लोगों ने करीब से देखा है और हम लोग इस बात को और बुजुर्गों के संग इस बात को शेयर करना चाहेंगे कि एक जो आप दोनों के बीच में हार्मनी है और जो एक दो आपके दोनों के बीच में जो प्रेम है, उसके बारे में ज़रूर कुछ बताइए कि जीवन में जैसे जैसे उम्र होती है और आप दोनों ही सर्विस में रहे और वो एक व्यंग्यकार थे, लिखते थे, उनका एक क्रिएटिव प्रोसेस था, उसमें आप दोनों ने कैसे अपने जीवन को चलाया और उसको हम लोग ज़रूर जानना चाहेंगे। इसका तो बड़ा रोचक एक और ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक हमारे मित्र ने कहा कि ये क्या बात है, इतनी किताबें लिख रहे हैं, कोई तुम्हें डेडिकेटेड नहीं है, बनका गनीमत है। व्यंग की किताब आपको डेडिकेट हो, बहुत ज़्यादा कोई फ्लैटरिंग बात नहीं है, तो इसीलिए अच्छा ही है कि वो जनरली हमें नहीं डेडिकेटेड। वक्त था अच्छा बीता और लड़ाइयाँ भी नहीं हुई कोई आपस में। बस एक हमारे सिपाही थे, वो बड़ा अच्छा खाना बनाते थे, वो हमारे यहाँ रहते भी थे बंगलो प्यून के तौर पे। और ये बनारस की बात है जब हम वहाँ पोस्टेड थे, और एक रेलवे का भी था, तो दोनों बड़े सज्जन पुरुष, बहुत अच्छे काम वाले, तो उनमें आपस में होता था झगड़ा जी। तो हमारे पंडित जी चूंकि सेंट्रल एक्साइज के सिपाही थे, तो वो ज़रा असर्टिव हुए, तो उसने कहा कि तुम क्यों बकवास कर रहे हो, ये रेलवे का बंगला है जिसमें ये रह रहे हैं सब लोग। बात होती रही, तो पंडित जी जब बिल्कुल एकदम कगार पे आ गए, तो पंडित जी बोले कि हमारी मैडम तुम्हारे साहब को अरेस्ट करवा देंगी। तो पतरू पहलवान जो रेलवे के थे वो बेचारे निरुत्तर हो गए। नहीं नहीं, वो ऐसी है नहीं, वो कभी नहीं करवाएंगे, आप करवा सकते हो। तो वो लड़ाई तो होती रही। हाँ। जी, तो जब साहित्य का सृजन आपके सामने, और आप साहित्य में खुद रुचि रखती थी, हाँ। तो आप देखती हैं कि आपका कोई कंट्रीब्यूशन उनके साहित्य के साहित्यिक जर्नी में? की बात है कि कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्रिएटिव तो पूरा टैलेंट इंडिपेंडेंट अपना ही है। जी जी। मेरा उसमें कोई योगदान खास नहीं है। हाँ, कुछ लखनऊ की बोलचाल जो हमारी ज़बान में है या उसमें शायद हो सकता है कुछ एक आध फ्रेज या कुछ कभी आ जाता हो, लेकिन ओरिजिनली तो खुद भी लखनऊ के ही हैं, लेकिन रहे मध्य प्रदेश में। जी, आपका अपने इंटरेस्ट क्या रहे? नौकरी रही और आपने आपके जीवन में क्या इंटरेस्ट रहे, क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपको खुशी देती थी, सुख देती थी? वो यही कि बच्चे अच्छे निकलें और घर का भी व्यवस्था ठीक रहे। जी। और आपको गिल्ट होता था? आप वर्किंग वुमन थी उस ज़माने में। बच्चों के ज़माने में तो जब छोटे थे बच्चे तब बड़ा मुझको लगता था, और बल्कि यही लगता था कि ये खाना नहीं खा रहे हैं ठीक से, जी, दवाई देनी, ये करना वो करना। जी। लेकिन बच्चे भी काफ़ी होशियार होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये इनको ये कमज़ोर है कड़ी इनकी, उस पे हावी होने की कोशिश करते हैं। आप, मुझे ये भी पता है कि आपके पास बहुत सारी अच्छी रेसिपीज़ हैं, आपने रेसिपीज़ कलेक्ट की हैं और
आप सोचती हैं कि कभी उन रेसिपीज को एक साथ एकत्रित करके पब्लिश करें? हाँ, हमारे बड़े मित्र हैं, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि हम लोग एक किताब निकालें, लेकिन बस आलस हमारा सबसे बड़ा, बहुत आलस है कि जब से अवकाश प्राप्त हुआ है तब से तो और भी कोई न दफ्तर जाने की जल्दी है न कुछ है, तो कोशिश यही रहती है कि बस किसी तरह दिन का निबट जाए। तो जो वो जीवन था जब आप दफ्तर जाती थी और जब आप रिटायर हुई, हाँ, उसमें जो ट्रांजिशन हुआ तो आपको किस तरह की परेशानियां लगी या नहीं लगी, या वो एडजस्टमेंट कैसे हुआ? और आप कुछ बोलना चाहेंगी, बताना चाहेंगी उन महिलाओं को जो रिटायर होती हैं फिर अपने लाइफ को दे फाइंड दैट देयर इज अ बिग गैप, तो उसको कैसे फिल किया जाए? नहीं, मेरे ख्याल से अगर जीवन में और कार्यालय के अलावा भी आपके इंटरेस्ट हैं, जैसे कि एक दो लोगों से मिलना जुलना मेरा बड़ा ख़ास शौक़ रहा, बहुत कोशिश करती थी कि किसी तरह से अपना सर्किल लोग आए हमारे यहाँ खाना पीना खाएं, और रेसिपीज़ वगैरह तो खैर खाने का शौक़ सभी को है। अच्छा जी। और मेरी सास और मेरी माँ दोनों बहुत पारंगत थी इस विद्या में, तो उनसे बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल कोई कुकिंग क्लास वास नहीं अटेंड करी, लेकिन देखते काफ़ी सीख लिया, तो कम से कम। हाँ। जी, पर मुझे लगता है कि दोस्त होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप ये कह रही हैं कि दोस्त हो तो आपका समय भी अच्छे से बीतता है, और शायद आप ये और अपने जो उद्गार है वो किसी से आप शेयर कर सकते हैं, तो उम्र के साथ साथ अपने उम्र के साथ साथ अपने दोस्तों से जुड़ना ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी। आप अपनी तरफ से कुछ आजकल की लड़कियों को बताना चाहेंगी, कहना चाहेंगी, क्योंकि आजकल लड़कियां जीवन में बहुत सारी चीज़ों से जूझती हैं और उनको ये भी समझ में नहीं आता है कि वेदर आई शुड फील गिल्टी और नॉट गिल्टी, कि हम नौकरी कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ आदमी खोता है, कुछ पाता है, तो उस जद्दोजहद में जब लड़कियां लगती हैं तो आप कुछ बताना चाहेंगी उनको, कोई सीख नहीं? अब जीवन से तो वक्त ऐसा आ गया है कि एक परिवार में दो कमाने वाले हों तो सब आराम से कुछ थोड़ा बहुत तो सहूलियत हो ही जाती है, और बहुत योग्य लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है, मतलब परीक्षा में हो सकता नहीं, अब तो बड़ी जॉब्स भी अवेलेबल बहुत ज़्यादा हैं। जी। और नहीं, जब हम MA वगैरह कर चुके थे तो शिक्षा, प्रोफेसर बन जाओ, टीचर बन जाओ, ये लड़की के लिए सबसे ज़्यादा है। तो उस समय तो बहुत मुझे खलता था कि अच्छे खासे थे, अब ये अच्छी दौड़ भाग में फंस गए। और मेरी माँ कभी कभी कहा करती थी कि बेटा हमें बड़ा कष्ट होता है कि तुम पढ़ने में अगर इतनी अच्छी ना होती तो शायद ताऊ जी कहते नहीं कुछ। और टीचर, हमारी आंट थी, वो प्रोफेसर थी, तो कि तुम उनकी तरह रहती हैं और बड़े आराम से, वो छुट्टी मिलती है काफ़ी। जी, प्रोफेसर के नौकरी में ये तो थोड़ी टेंशन। तो आपको रिग्रेट रहा कि आप टीचर नहीं बनी रही? हाँ, टीचर नहीं रह गए, क्योंकि उन 3 वर्षों में इतने जो हमारी स्टूडेंट्स वगैरह रहीं, उनका प्यार और प्रेम और रिस्पेक्ट जो मिलता है। तो आपको साहित्य से लगाव बना रहा कि आप पढ़ती रहीं? पढ़ते रहे और अभी भी पढ़ती हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजी में ज़रूर MA किया था, पढ़ाया भी था, लेकिन हिंदी भी छोड़ी नहीं थी, क्योंकि BA में पढ़ी थी और फिर वहाँ भी ऑफर किया था हिंदी, तो हिंदी साहित्य पे भी दोनों पुस्तकें, दोनों साहित्य खूब अध्ययन तो बहुत किया। तो आजकल आप अपना समय कैसे गुजारती हैं? आपकी दिनचर्या क्या रहती है? आजकल तो आलस्य है सबसे बड़ा। नहीं, आलस्य इतना नहीं है। आप देखिए, अभी भी हम लोग सबके साथ बैठी हैं और ये बात कर रही हैं, आई हैं। आलस्य तो उम्र के साथ थोड़ा लगता है कि आराम आदमी करे, लेकिन अपने आप को आप खुश कैसे रखती हैं? और कुछ थोड़ा ये भी बताएं। बस आपके जैसे लोगों से मिलते रहते हैं तो तबीयत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। जी। और गोपाल जी का साथ भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर दोनों लोग साथ रहते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। निशा जी, आपने कहा कि साहित्य आपने पढ़ा, साहित्य पढ़ने का आपको शौक है, क्या आपको कुछ और भी ऐसे शौक हैं? संगीत में शौक है, नृत्य में है? निशी, ऐसा है कि अगर गाने को न कहा जाए तो मुझे शायरी भी याद बहुत हो जाती थी, और गाने और ख़ास तौर पे गज़लें, कुछ अच्छे भजन, वो सुनने का बहुत शौक़ है।
और उनके लफ्ज़ भी बहुत याद हो जाते हैं, तो गाने वालों को प्रॉम्प्ट करते थे। जब सर्विस में भी थे तो कुछ लोग थे जो कहते थे गाते वाते हैं, तो उनके सामने तो शब्द खूब याद हो जाते थे। जी, तो आपको ऐसा लगता है, ये कहा जाता है कि जैसे जैसे उम्र होती है, अगर हम लोग दिन भर में 2 या 3 गाने सुने और गाएं, तो हमारी मेमोरी शार्प रहती है। इज दैट द रीजन कि आप अभी भी ड्रॉप कर दें, हम रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा गाने का हुनर नहीं दिया। बहुत इच्छा थी लेकिन हो नहीं सकता, सबको सब कुछ मिल नहीं सकता जी। तो, पर आपके कोई प्रिय गायक कौन? जगजीत थे, हाँ हैं। तलत महमूद मुझे बहुत पसंद थे, वो हमारे लखनऊ के भी थे, तो वो बहुत पसंद थे। और कुछ अच्छे शायर हमारे पड़ोस में मजाज लखनवी रहते थे। ऑफ कोर्स जब मैं हाई स्कूल में थी उसी में समय उनका देहांत हो गया था, लेकिन अन्य हैदराबाद में रहते थे जहाँ उनका भी मकान था। और अच्छे खासे संपर्क थे परिवार से और उनके यहाँ से। अच्छे लोगों से मिलना, शायरों से, नीरज जी से भी मुलाकात थी। आप अपने जीवन में कोई ऐसा क्षण आपको याद हो जो आपको सबसे ज़्यादा आपको खुशी होती हो उस समय को याद करके? ऐसा कोई पल आपको याद आता है? आप बिल्कुल खाली मन से बैठी हैं, कोई चीज़ जो आपको खुश करे या सुख दे, ऐसा कोई क्षण आपको याद है? मेरे पिताजी के साथ मेरे संबंध बहुत ही करीब, और माँ से भी प्यार बहुत मिला, लेकिन पिताजी बहुत खास थे जी, और जल्दी चले गए, तो उस वजह से फिर थोड़ा सा तो उनके साथ बिताया समय जी प्रेशियस होंगी, प्रेशियस है, बहुत प्रेशियस। फादर्स डॉटर। निशा जी, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आप जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जब महिलाएं हैं जो रिटायर हो जाती हैं या जो उम्र के साथ साथ जो घर में कन्फाइंड हैं, वो अपने आप को खुश कैसे रखें? ज़्यादातर लोग परेशान, उम्र होने के साथ साथ परेशान ज़्यादा दिखते हैं, बहुत सैडनेस और प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं। कुछ आप उनको संदेश देना चाहेंगी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो चाहे गृहस्थी में ही रही हों, कुछ उन्होंने किया ऐसे बाहर जाके, लेकिन उन्होंने अपना परिवार चलाया है, तो उसकी यादें और फिर मित्र, और फिर हमेशा ये विश्वास रहना चाहिए कि द बेस्ट इज येट टू बी। अभी बुढ़ापा नहीं आया, बेस्ट तो अब आने वाला है। उसका इंतजार रहे तो जीवन भी अच्छा कटता है, और हर तरह से मित्र मिलते रहें और वक्त बीतता जाए। जी, तो संगीत है जी, अपने शौक को भी पूरा करें एंड ऑलवेज बिलीव दैट द बेस्ट इज येट टू कम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल and we wish you great health and happiness. Thank you very much. Thank you. दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल